हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये तीसरा लेक्चर थोड़ा डिले हुआ क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थे, इसी वजह से थोड़ा डिले हो गया। अदरवाइज़ हमारा टारगेट है कि 3 दिन में हमारा लेक्चर अपलोड करने का, तो वो मैं करता हूँ। और ये फाइनल 2022 एनवीएस के पीजीटी बायोलॉजी के पेपर का फाइनल लेक्चर रहेगा, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन कौन से प्लांट में होता है ना, किसका, कौन से प्लांट का? तो मोनोकॉट ओनली, डबल फर्टिलाइजेशन मोनोकॉट ओनली, डाइकॉट ओनली। तो ओनली तो यहाँ पे होगा नहीं, सबसे पहली बात। यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट, जैसा कि आप जीआरपी देख रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में आपको पता होना चाहिए कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें दोनों आते हैं, डाइकॉट भी और मोनोकॉट भी, है ना। आपने एंगुलर पेरेंटल और बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में दोनों आते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग अलग, आपको कुछ अलग अलग चैप्टर्स में मिलेगा, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर रेफरेंस नहीं डाला है, लेकिन जीआरपी में आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। हेमीसेलुलोज इज डिपॉजिटेड इन द सेल वॉल ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ। हेमीसेलुलोज कौन से ऐसे सीड हैं या एंडोस्पर्म जिनके एंडोस्पर्म में हेमीसेलुलोज होता है? तो हेमीसेलुलोज जो है वो डेट में होता है, फियोनिक्स डक्टाइलाफेरा जिसको डेट कहते हैं। इसके बाद हेलियंथस एनस सनफ्लावर इसमें नहीं होता है, ट्रेटिकम एस्टिवम इसमें नहीं होता है, और रेसिनस कम्युनस इसमें भी नहीं होता है, क्योंकि इन सभी में या तो कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर आपका ऑयल यानी कि जो फैट होता है वो डिपॉजिट होता है। लेकिन यहाँ पर एंडोस्पर्म में जो हेमीसेलुलोज है वो फियोनिक्स डक्टाइलिफेरा यानी कि डेट पाम जो होता है उसमें स्टोर होता है। ये आपको कई सारी बुक्स में मिल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा एनसीईआरटी से रिलेटेड है, मैंने इसको एनसीईआरटी से रिलेट करने की कोशिश की है। बोथ रेफरेंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी से लिया है मैंने इनको, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, रीजन और असर्शन। असर्शन क्या दिया है? इंक्रीजिंग द प्रेशर इन ए सिस्टम रेजेस द फ्री एनर्जी, हेंस द केमिकल पोटेंशियल इन द सिस्टम। तो ये बात तो सही है, अगर किसी चीज में आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है, इफ द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सोल्यूशन। किसी भी वाटर या सोल्यूशन पे अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? तो ये बात तो सही लिखी है, पहला यानी कि असर्शन हमारा सही कह रहा है। अब रीजन क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर मूवमेंट अक्रॉस द सेल्स विद इंटैक्ट सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फनेल वाला डायग्राम दिया हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो मिल जाएगा कि यहाँ पर प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं सोल्यूशन पे, तो ये एक तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। तो इसमें सोल्यूशन भरा है यानी कि सुक्रोज सोल्यूशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन लगाई जो सेमी परमेबल है। अब वाटर इसके अंदर आना चाहिए, तो क्या होगा? पहली कंडीशन में, एक कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि वाटर इनसाइड एंटर हो रहा है, लेकिन जैसे ही इस वाटर के एंट्री को रोकने के लिए हमने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया। इस प्रेशर पिस्टन से हमने क्या लगा दिया? एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया। तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो वाटर क्या होगा? इस सोल्यूशन से, सुक्रोज सोल्यूशन से वाटर मूव होकर के इस बीकर में चला जाएगा। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा है। तो रीजन भी ये लिखा हुआ है कि ये जो प्रेशर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से एक सेल से दूसरी सेल में पानी का एंट्री होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एक सेल से एंडोस्मोसिस होता है और दूसरे से
एक्सोऑस्मोसिस होता है। तो आई थिंक बोथ ए एंड अ करेक्ट, आर इज रिलेटेड टू ए, है ना, आर जो है वो रिलेटेड है ए से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा बेसिक नॉलेज है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, रूट टू सूट रेशियो इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इज जनरली हायर। यानी कि जो रूट सूट रेशियो है, रूट और सूट रेशियो, तो वो क्या है आपका, हायर कब है ना। ये क्वेश्चन आपको जनरली जल्दी यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जीआरबी को और कुछ और बुक्स को, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, या फिर सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा आपको। इसमें जब सॉइल ड्राई होती है तो रूट टू सूट रेशियो जो होता है वो हायर होता है, जनरली हायर होता है वहाँ पर। तो इसको ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाए थे उस समय, लेकिन ये आंसर इसका फर्स्ट होगा, सॉइल आर ड्राई। जब सॉइल ड्राई होगी तो रूट टू सूट रेशियो जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि रूट जो होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और सूट कम ग्रोथ कर पाएगा, ये उस समय कंडीशन होगी। क्लियर। चलिए, तो इसके बारे में डिफरेंस हमारे पास नहीं था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलन किट इज क्वाइट कॉन्सिपिकस इन पॉलन ग्रेन्स ऑफ। पॉलन किट क्या होती है तो आपको पता ही है। पॉलन किट, pollen of some insect pollinated plant, outermost layer of pollen wall is pollen kit secreted by tapetum। मतलब जो एग्जाइन होती है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है, डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम पॉलन किट कहते हैं। अभी पॉलन किट किस में होती है, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनमें ये पॉलन किट जो होती है वो होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में एयर पॉलिनेटेड में होता नहीं है, क्योंकि उनमें जो इंसेक्ट है उनकी बॉडी में जो चिपकने के लिए ये यूज़ होता है, तो उसमें एयर पॉलिनेटेड में होता नहीं है। इसके बाद वाटर पॉलिनेटेड में, वाटर पॉलिनेटेड निडल लाइक पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्लेस्ट्रोगैमस में पॉलिनेशन की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा होती नहीं है, मतलब आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर बंद ही रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज फ्लावर होते हैं तो इसमें भी ज़रूरत नहीं है। इसमें रिक्वायरमेंट है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में पॉलन किट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड मेंशंस बिलो कंप्राइजेस द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। कौन कौन से सेट करेक्ट है, तो लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है कि डिजॉल्व N2 फ्रॉम एयर सिंपली मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल विदाउट एनी नोटिसेबल इफेक्ट। कहीं ना कहीं नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और वो अंदर जाती है और बाहर आ जाती है बिना किसी इफेक्ट के, बिना किसी नोटिसेबल इफेक्ट के। तो ये बात एकदम सही है। तो जैसा लिखा है यहाँ पर, अर्थ एटमॉस्फेयर 78.09% नाइट्रोजन है। As a result, N2 dissolve in our blood, but we can make no use of it in this form. We just benignly breathe in and out। मतलब इसे हम सिर्फ breathe in out करते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। फिर रैपिड मूवमेंट ऑफ O2 inwardly into plant cell is more during day than at night। तो ये बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि O2 दिन में तो ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जब फोटोसिंथेसिस होगा अगर, तो यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन तो होगा ही, O2 तो बनेगा ही। तो O2 अंदर जाने की जरूरत नहीं, O2 बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगा, है ना। तो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। देखा, एट नाइट CO2 मूव्स आउट ऑफ ऑल प्लांट सेल्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिन में CO2 अंदर जाती है और रात में प्लांट की सारी सेल से CO2 बाहर निकलेगा, वेदर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक सराउंडिंग एयर। मतलब कितना भी कोई सारे मतलब प्लांट है जो भी हैं, उनसे CO2 सभी सेल लगभग बाहर रिलीज करती है। तो क्लियर है। लिखा है कि ऑल द N2O2 CO2 गैसेस मूव्स इन एंड आउट ऑफ प्लांट सेल थ्रू द एक्टिव प्रोसेस। तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट हमारे दो ही हैं, ए और सी। तो ए और सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई थिंक ये कंफर्म हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही थोड़ा आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ड्यूरिंग सेनेसेंस डिफरेंशिएशन ऑफ लीफ पर ऑक्सीजोम इनटू ग्लाइऑक्सीजोम इज ऑब्जर्व।
तो थोड़ा सा ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जब जब सेनेसेंस होता है तो जैसे पंपकिन और वाटरमेलन प्लांट है, यहाँ पे लीफ जो पैरोक्सिसोम होता है वो ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लाइऑक्सिसोम ड्यूरिंग सेनेसेंस। ये आपको याद करना पड़ेगा। सेनेसेंस की जब सेनेसेंस यानी कि बुढ़ापा आता है, यानी कि ओल्ड प्लांट होता है, तो जब प्लांट ओल्ड होता है तो उसमें पैरोक्सिसोम कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिसोम में। और जब ग्रीनिंग होती है तो फैटी सीडलिंग होती है, ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरोक्सिसोम में, और एक्सपोज टू लाइट। तो यहाँ पर बोलो एक विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वेशन। ऊपर जो बात कही गई है उसमें कौन सा पाथवे होता है? तो बायोसिंथेटिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ द सेनेसेंट लीफ। मतलब देखिए ग्लाइऑक्सिसोम पैरोक्सिसोम इनटू ग्लाइऑक्सिसोम, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ द सेनेसेंट लीफ। सेनेसेंट लीफ जो है वो कार्बोहाइड्रेट बायोसिंथेसिस कर देती है कार्बोहाइड्रेट का, किससे? मेम्ब्रेन की लिपिड से। ये यहाँ पर दिया हुआ है। बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड ये होगा नहीं, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल। बीटा ऑक्सीडेशन रैपिड रेट ये होगा नहीं, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम हेक्सोन्स ये भी नहीं होगा, ये पायरुविक एसिड वाली पायरुविक एसिड के ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जब ग्रीनिंग होती है और जब सेनेसेंस होता है तो क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एंजाइम ऑफ द टीसीएस साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये सबको पता है एसडीएच जो होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होता है। अब पूछ रहा है कि वो कहाँ होता है, तो आप जीआरबी में देखेंगे लिखा है कि ऑल रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ एफएडी। तो यहाँ पर एसडीएच का काम क्या है, ये एफएडी को फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कर देता है एफएडीएच2 में, एफएडीएच2 में इसमें कन्वर्ट कर देता है ये। क्लियर? तो ये कहाँ प्रेजेंट? विच अकर्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे साइटोसॉल गलत आंसर है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही करेक्ट है। आप सबको आता है, एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा। इसके बाद फिर आते हैं यू आर आज नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर आस्क्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? देखिए ऑक्सिन की बात करें अगर हम, ऑक्सिन एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन। इसमें प्लांट जो है वो एपिकल पार्ट इसका ग्रोथ करता चला जाता है, कंटिन्यू ग्रोथ करता चला जाता है। तो अब अगर इसको हमें क्या करना है, लैटरल ग्रोथ करानी है। लैटरल ग्रोथ हमें अगर करानी है, लैटरल बंचेस की ग्रोथ करानी है, तो एपिकल पार्ट को हम क्या कर दें, डीकैपिटेशन कर दें, यानी कि डीकैपिटेशन, डीकैप कर दें। डीकैप मतलब ऊपर की कैप छोड़ दें, कट कर दें। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो लैटरल ब्रांचेस हैं वो तेजी से ग्रो होने लगेंगी। ठीक है? तो डोमिनेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वुड यू चूज। तो हम ऐसा प्लांट चूज करेंगे जिससे हैज श्रब बनने, यानी कि जिससे एक झाड़ी जैसा स्ट्रक्चर बने, जो बुशी अपीयरेंस बने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन की वजह से होता है। ठीक है? एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ सूट टिप, डीकैपिटेशन, अगर सूट टिप हम रिमूव कर दें तो यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, अब साइड वाली लैटरल बड का ग्रोथ हो जाएगा। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन हेज मेकिंग। तो वाइडली टी प्लांटेशन यानी कि ज़्यादा लीव्स फॉर्मेशन हो, और हेज मेकिंग जब आप गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में आप देखते हैं कि जो है कुछ ऐसे प्लांट लगे जो ऊपर से कट कर दिए गए हैं, ऊपर से कट कर दिए गए हैं, तो लैटरल ब्रांचेस उनकी ग्रोथ होती हैं। अब जब लैटरल ब्रांच ग्रोथ होंगी तो एक हैज यानी कि बुशी अपीयरेंस दिखेगा आपको, गार्डन में आप देख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कर सकते हैं आसानी से। ये हमने एनसीईआरटी से लिया है। लिखा है कि फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट देखना है इसमें। द बॉर्डर बिटवीन द मीजोफिल एंड बंडल सी सेल इन C4 लीव्स इज पेनिट्रेटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये C4 साइकिल है,
ये क्या है, C4 साइकिल। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है वो C4 साइकिल का है। और C4 साइकिल की अगर बात करें तो C4 साइकिल जो होती है वो कुछ स्पेशल प्लांट में होती है, कुछ स्पेशल प्लांट्स में होती है। उन प्लांट का नाम शुगर केन हो गया, मेज हो गया, सॉर्गम हो गया। ठीक है, ये कुछ प्लांट होते हैं, स्पेशल प्लांट, जिनमें C4 साइकिल होती है। अब C4 साइकिल में एक एनाटॉमी भी होती है जिसे हम क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं, क्रैंच एनाटॉमी होती है। क्रैंच एनाटॉमी की खास बात ये होती है कि इसमें दो सेल्स होती हैं, एक मीजोफिल सेल्स और एक बंडल सीज सेल, जो वेस्कुलर बंडल के आसपास होती हैं। मीजोफिल सेल्स जो होती हैं उनमें ग्रैना होता है लेकिन स्ट्रोमा नहीं होता है, मतलब अस्ट्रोमल होती हैं, जबकि बंडल सीज सेल जो होती हैं उनमें स्ट्रोमा होता है, ग्रैना नहीं होता है। तो केल्विन साइकिल के लिए स्ट्रोमा जरूरी है क्योंकि रुबिस्को रिक्वायरमेंट होता है। रुबिस्को तो आप जानते ही होंगे, है ना। रुबिस्को बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि केल्विन साइकिल जो है वो कहाँ चल रही है, बंडल सीज सेल में। लेकिन बात यह है कि CO2 का फिक्सेशन, प्राइमरी CO2 का फिक्सेशन कौन करता है, तो एटमॉस्फेरिक CO2 का फिक्सेशन करता है हमारा मीजोफिल सेल। अब इस मीजोफिल सेल इस CO2 को बंडल सीज सेल में कैसे पहुंचाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास सेल के बीच में ये गैप है और इन गैप्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है बॉर्डर बिटवीन द मीजोफिल एंड बंडल सीज सेल इन C4 प्लांट इज कॉन्सिपिकस बाय द अब्सेंस ऑफ, तो प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट नहीं होते, गलत है। डिफ्यूजिव फ्लक्स ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इज एन एक्टिव फिनोमिना, नो, ये भी गलत है, एक्टिव फिनोमिना नहीं है। क्रैंच एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल सीड प्लांट, नहीं, गलत है। C4 प्लांट क्रंच एनाटॉमी कुछ स्पेशल प्लांट में ही होती है, जैसे मैंने आपको बताया शुगर केन, मेज हो गया, सॉर्गम हो गया, और कुछ प्लांट और भी होते हैं, है ना। तो इन्हीं में केवल क्रंच एनाटॉमी होती है, सभी में नहीं होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द करेक्ट कोड विद विच डिपिक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। तो बात ये है कि इस क्वेश्चन को मैंने ये प्लांट फिजियोल की बुक से लिया है, जो NCERT के भरोसे गए होंगे। प्लांट फिजियोल जो टाइज एंड टेजर की है, TIZ है, फॉरेन राइटर की बुक है, उसमें मैंने लिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रोटोक्लोरोफिल ए जो है, आप देखेंगे मोनोविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइड ए, वो कन्वर्ट होता है किसमें, पहले क्लोरोफिलाइड ए में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है नेक्स्ट किसमें, क्लोरोफिल ए में कन्वर्ट होता है। तो पहली चीज क्या लिखी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो ये जो मैंने डायग्राम लिया है यहाँ पर, ये आपको फॉरेन राइटर की बुक में मिलेगी, टाइज एंड टेगर की, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। लेकिन ये बुक बहुत कम लोगों के पास होती है, जो CSIR की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आसानी से मिल जाएगी, बहुत अच्छी बुक है। तो फोटो क्लोरोफिलाइड ए इज पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पर ये लाइट, रेड और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल ए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये करेक्ट हमारा ऑप्शन है। इसके बाद साइटोक्रोम आर अ ग्रुप ऑफ अनआइडेंटिफाइड पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब रेड एंड लॉन्ग, गलत। ये प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये इसका काम नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइटोक्रोम आर द पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्ग रेड एंड फॉररेड लाइट वेवलेंथ। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कई बार PR कन्वर्ट हो जाता है PFR में। तो फाइटोक्रोम इज अ पिगमेंट, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मोस्ट फोटोमॉर्फोजेनिक फिनोमेना, फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स,
एक रेड लाइट एब्जॉर्बिंग जिसे PR कहते हैं और एक फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग PFR, और दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। इसके बाद UVB फोटो रिसेप्टर, पहले तो UVB का जो वेवलेंथ दिया है वो गलत है यहाँ पर। UVB का वेवलेंथ जो होता है वो 360 310 के आसपास एंड हो जाता है। 360 से 400 ये जो दिया, ये आपको पता होगा, ये वॉयलेट विजुअल लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो A और C होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके बाद बाकी 3 ऑप्शन तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि साइटोक्रोम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। इसके बाद फाइटोक्रोम जो होते हैं वो सही है, वो तो आप पढ़ेंगे, NCERT में भी मिल जाएगा, ओल्ड NCERT में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मंच हाइपोथेसिस कह रहा है, साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ। तो आपको पता होगा कि जो सल्यूट का ट्रांसलोकेशन है, सल्यूट का ट्रांसलोकेशन, उसी के लिए ई मंच सर ने हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट, different theories have been put forward, but Munch mass flow oblique pressure flow or trigger flow theory is most accepted one. It was given by Munch in 1930, supported by Kraft. तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये GRB से लिया हुआ है। तो कहा गया है कि ए मंच ने ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट इन प्लांट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एसेंट ऑफ सैप वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए डिक्सन एंड जॉली ने दिया था एसेंट ऑफ सैप को, तो यहाँ पर ये होगा नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा, ये होगा नहीं। इसके लिए एक मेलेट कैन थ्योरी दी गई थी जो लेविट ने दी थी। और फ्लोरा इंडेक्शन, ये फ्लोरिजन हार्मोन के बारे में या कोई, ये यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RNA इंटरफेरेंस। देखिए ये NCERT से लिया है मैंने, और NCERT से जो है ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन NCERT से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल बुक पढ़नी पड़ेगी। RNA इंटरफेरेंस विच इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू मेलोडी गाइनी इनकॉग्निटा इज एसेंशियली इन्वॉल्व इन। तो आप सबको पता है मेलोडी गाइनी इनकॉग्निटा RNAi कहते हैं, इसे RNAi कहते हैं। आई मतलब इंटरफेरेंस RNA, मतलब जो mRNA बन रहा है उससे हम, जैसे DNA से RNA बना, मान लो DNA से हमने क्या बनाया, RNA बना लिया, RNA बना लिया यानी कि mRNA, और RNA से हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो हम क्या करते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन को हम यहाँ पर रोक दें, ट्रांसलेशन का प्रोसेस ना होने दें। तो लिखा है कि इंटरफेरेंस RNA टेक प्लेस in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. This method involve a specific mRNA due to a complementary double strand RNA. अगर हम एक RNA और डाल दें तो एक mRNA मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, एक RNA हमारे पास ये है और एक RNA यहाँ पर और ऐड कर दें उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये अभी RNA क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया। और जब डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्लियर? तो लिखा है प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। mRNA का जो ट्रांसलेशन होता था वो डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। और जो मेन पैथोजन ने अपना RNA बनाया था, जो पैथोजन ने RNA बनाया था mRNA, वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा और उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। ये आपको ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रीजन और सॉल्यूशन दिया हुआ है कोड, फिर द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज चेक्ड थ्रू एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? डीएनए को पीसेस में कट कर देना। अब छोटे बड़े बहुत सारे, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है आर ई कहते हैं हम लोग, तो उनका उसका काम है कि इसको हम डीएनए को पीसेस में कट कर दें, कुछ छोटे पीसेस कुछ बड़े पीसेस। फिर अब रीजन क्या कह रहे हैं? द कट सेगमेंट मूव फास्टर टूवर्ड्स कैथोड बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज है। देखो डीएनए को नेगेटिवली चार्ज कैसे बोलते हैं? डीएनए में एन आता है, एन मतलब नेगेटिव चार्ज, एन मतलब नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू, मतलब इसको समझने के लिए एन मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि देखिए टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल दे कैन सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टुवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बहुत सारे वेल्स होते हैं और उन्हीं वेल्स में, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे, सॉरी, तो इस तरीके से वेल्स मिलेंगे और बड़े फ्रेगमेंट यहाँ पर रहते हैं और छोटे फ्रेगमेंट, छोटे 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 फ्रेगमेंट आपको नीचे जाते हुए दिखेंगे। तो इधर एनोड होता है और इधर कैथोड होता है। तो यहाँ पर जो कैथोड की तरफ लिखा है तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया, तो लिखा है ए असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो डीएनए कट किया है, जो भी डीएनए हमने कट किया है, तो उस डीएनए को कट करने के बाद हम चेक कैसे करेंगे कि कितने पॉइंट कहाँ से कितना कट हुआ है? तो वो चेक करने के लिए हमें यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर जो भरा रहता है लिक्विड वो एग्रोज जेल होता है, एग्रोज जेल। ठीक है, एग्रोज जेल कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो ग्रेसिलेरिया और गिलेडियम जो होते हैं वो एल्गी होते हैं। ठीक है, एल्गी होते हैं, उससे यूज़ करते हैं हम लोग, ग्रेसिलेरिया एंड गिलेडियम। ठीक है, इनसे हम लोग जेल निकालते हैं, जेल एग्रोज जेल, और इसमें हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे कल्चर मीडिया बनाने में यूज़ होता है। तो ये डीएनए जो होता है वो एनोड की तरफ जाता है, कैथोड की तरफ नहीं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो है चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट है मतलब। ठीक है, इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, करेक्ट है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट बट इनर्ट जेनेटिक मटेरियल। पहले तो बोल रहा है कि इंटीग्रल मतलब जेनेटिक जुड़ा हुआ है, और बाद में बोल रहा है इनर्ट यानी कि जुड़ा भी हुआ है और एकदम अलग भी है। तो ये तो सरासर गलत है, एकदम मतलब कंट्राडिक्शन की बात कर रहा है। होस्ट क्रोमोसोम कैन बी इंटीग्रेटेड विद द प्लाज्मिड। तो होस्ट क्रोमोसोम कभी कभी इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट होता है ना, ये भी आपको पता है। फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड कैन बी डन फ्रॉम सेल विदाउट किलिंग द होस्ट। अगर हम प्लाज्मिड को निकाल भी दें किसी में, या किसी होस्ट में प्लाज्मिड डाल भी दें, तो वो मरेगा नहीं, यानी कि उसकी मेन एक्टिविटी है उसके मेन जीनोम में होती है। प्लाज्मिड में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, जैसे निफ जीन, आर जीन। जो प्लाज्मिड होते हैं बैक्टीरिया का, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग है तो निफ जीन होता है, इसके बाद आर रेजिस्टेंट जीन होता है। तो ये कुछ जीन होते हैं प्लाज्मिड में। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसको हम लोग यूज़ करने से, निकालने से, या फिर उसकी बॉडी में इंसर्ट कराने से बैक्टीरिया की बॉडी में, है ना, तो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट जो है वो कंट्राडिक्शन वाला है। इंटीग्रल पार्ट भी बोल रहा है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, और बाद में बोल रहा है बट इनर्ट जेनेटिक मटेरियल। मतलब इनर्ट जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट नहीं है, किसी से जुड़ा नहीं है, बैक्टीरिया से इसका कोई मतलब नहीं है, और इनर्ट जेनेटिक मटेरियल है, मतलब अलग ही इसका जेनेटिक मटेरियल शो करता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो बीटी
स्टैंड फॉर द बैसिलस thuringiensis, सबको पता होगा इन बैचलर एनसीईआरटी में। ये मैंने महाराष्ट्र बुक से लिया है, महाराष्ट्र की स्टेट बोर्ड के बुक से, ठीक है। तो आप देखेंगे वैसे ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। क्या है बीटी टॉक्सिन के बारे में ट्रू क्या है, ठीक है, ट्रू पूछा उसने। तो प्रोटीन एग्जिस्ट इन एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, तो गलत है, ठीक है। बैसिलस यानी कि रॉड सेप्ड बैक्टीरिया की बात कर रहा है। और ट्रू ये नहीं है कि ये एक्टिव फॉर्म में होती है, नहीं, पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। दस द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर ओवरीज ऑफ द पेस्ट, गलत, यहाँ पर ओवरीज ऑफ द पेस्ट नहीं है, इंटेस्टाइन में होती है ये, ठीक है। द कंसर्न बैसिलस हैज एंटी टॉक्सिन्स, तो ये भी गलत है। द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। तो आपको पता है कि एल्कलाइन पीएच में ये जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद इंटेस्टाइन को परफोरेटेड कर देता है। लिखा है यहाँ पर, आप देखेंगे इंटेस्टाइन परफोरेशन, इंटेस्टाइन परफोरेशन, मतलब इंटेस्टाइन में जो है वो छेद कर देगा, होल कर देगा और इंसेक्ट को मार देगा। क्लियर? तो इसमें ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी परफॉर्म बाय अ पर्सन ऑर्डर टू विजुअलाइज द बैंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जब हम बैंड निकालते हैं तो कैसे, तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ाया होगा एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये। तो एनसीईआरटी में हम जब वहाँ पर विजिबल लाइट विदाउट स्टेनिंग यू कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ द डीएनए इन एथिडियम ब्रोमाइड स्टैनिंग जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। तो जब हम इसमें यूवी लाइट डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर के दिखते हैं बैंड, जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं किसमें, एग्रोज जेल में। और इन्हीं पीसेस को हम सेपरेट बैंड ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। तो जेल पीस फॉर्म में इन्हें हम ऐसे कट करके निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम इल्यूजन कहते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं। तो एक्सपोजर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू यूवी रेडिएशन, तो बोल रहा है कि कैसे निकालेंगे। तो स्टैनिंग विथ इथिडियम ब्रोमाइड, जब तक इथिडियम ब्रोमाइड नहीं डालोगे तब तक यूवी लाइट कुछ नहीं करेगी। जैसे इथिडियम ब्रोमाइड के साथ उसको क्या कर दोगे, आप स्टेन कर दोगे। लिखा है कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। तो जैसे ही आप ये डाल दोगे वैसे ही वो ऑरेंज कलर के बैंड दिखने लगेंगे और उन बैंड को हम जेल पीस फॉर्म में कट करके बाहर निकालेंगे। जैसे हम बर्फी की पीस काटते हैं ना, वैसे ही कट करके हम उस पीस को बाहर निकालेंगे, तो उसके साथ डीएनए भी आ जाएगा। ओके, तो ये करेक्ट है, बाकी आप देखेंगे तो सारे इनकरेक्ट हैं। विदाउट स्टेनिंग तो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत आसान है, इसका कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। विच इज द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच। तो M13 बैक्टीरियोफेज है, करेक्टली मैच है एकदम। फिर इसके बाद लिखा है थर्मस एक्वाटिकस। तो इससे थर्मस एक्वाटिकस से आपने पता होगा, इसको हम लोग पीसीआर में यूज़ करते हैं। तो बीटी जीन से थर्मस एक्वाटिकस ये इनकरेक्ट मैच है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोपोरेशन के लिए यूज़ होता है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होता है। तो ये तीनों करेक्ट हैं, केवल इनकरेक्ट एक ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं सेकेंड थर्मस एक्वाटिकस। इससे हम लोग हाई टेम्परेचर पे जो टैग पॉलीमरेज होता है वो निकालते हैं। इससे हम लोग निकालते हैं टैग पॉलीमरेज। तो वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बीटी जीन गलत है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोआर फर्स्ट क्लेव्स डीएनए ऐड। तो आप देखेंगे इकोआर, मैंने यहाँ पे कई सारे डाल दिए हैं रिस्ट्रिक्शन में, आलू फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट, इकोआर फर्स्ट, हिंड 2। कहाँ से इनके पूरे नाम भी, ऑर्गेनिज्म का नाम। आलू जो है आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस है, बाम जो है बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस है, ठीक है। इकोआर फर्स्ट इरिस्टिया कोलाई है, ठीक है। और इसके बाद हिंड 2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, आर स्ट्रेन का।
तो अब देखेंगे बाम है जो इको आर फर्स्ट है वो कट करता है गा, GAATTC। तो आप देखेंगे GATTC ये वाला, इधर से भी आप देखेंगे तो GATT, एक सेकेंड, GAATTC, ठीक है। तो GAA इधर से आप करेंगे, यानी कि अगर इधर से कट करेगा GAATTC तो इधर आ जाएगा GAATTC, है ना। ये यहाँ से कट करेगा, यानी कि GA से कट करेगा यहाँ से इसके बीच में। ओके, तो ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो कटिंग होती है इको आर फर्स्ट की वो इस तरीके से होती है, ठीक है। और इको आर फर्स्ट जो है वो पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस हैं, ये पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस कट करता है। और पैलिंड्रोम के साथ साथ ये स्टिकी एंड बनाता है। क्या बनाता है? स्टिकी एंड बनाता है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो दो टाइप की कटिंग करते हैं। एंड 2 जो है वो ब्लंट एंड कट करता है। ब्लंट एंड में सीधा मतलब डायरेक्ट बीच से नहीं कट करता है, वो सीधे ब्लंट एंड कट करता है। ब्लंट एंड क्या होते हैं आपको आइडिया होगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लगेगा उसको। मतलब कोई सीक्वेंस है यहाँ पे डीएनए का, तो इस तरीके से यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, मतलब इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही कट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जो स्टिकी एंड होगा उसमें दोनों, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पीडीबी और जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है एचबी, दोनों ब्रेक होगा। ब्लंट एंड में केवल और केवल क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये केवल इसी का ब्रेकिंग होगा। ओके, अगला है, बहुत आसान क्वेश्चन है। Which of the following primer is needed for the copying the single stranded DNA sequence? तो एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस दिया है, तो कौन सा प्राइमर लगेगा? अब देखिए प्राइमर आपको पता है कि कौन सा लगना है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे सारे 5 एंड से दिए हैं, मतलब 5 एंड्स का मतलब हुआ हमें इधर से देखना है, तो इधर से G, A, C और T। तो ये 5 प्राइमर क्या होता है? प्राइमर तो आपको पता है, ये 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सीक्वेंस होता है जो डीएनए के स्ट्रैंड पे जाकर के अटैच होता है। उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना वॉक कर पाता है। तो ये प्राइमर ऐड होगा। प्राइमर इसमें आसानी से इसको कर लेंगे, कोई भी इसको आसानी से कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोमेटो फ्लेवर सेवर जीएमओ का दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। टोमेटो फ्लेवर सेवर इंक्रीज सेल्फ लाइफ एंड बेटर न्यूट्रिएंट क्वालिटी। तो टोमेटो फ्लेवर सेवर में क्या है? वो जीन है, हम वो उस जीन को साइलेंट करा देते हैं जो टोमेटो की सेल वॉल को डिग्रेड करता है। वो जीन जो है वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। तो आप देख रहे हैं ये एंजाइम, द टोमेटो एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज ब्रेक डाउन द सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट पेक्टिन। तो सेल वॉल के जो पेक्टिन, कैल्शियम पेक्टिनेट या मैग्नीशियम पेक्टिनेट होता है उसको जो है ब्रेक करता है, और जिससे सॉफ्टनिंग हो जाती है और फ्रूट टमाटर जल्दी सड़ जाता है। तो इसको हम क्या कर दें? इसको हम साइलेंट कर दें। अगर इस जीन को साइलेंट कर दें तो हम उस समय क्या कर पाएंगे कि ये जल्दी टमाटर पकेगा नहीं, और अगर पकेगा नहीं तो काफ़ी समय तक जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है फार्मर्स का वो बच जाएगा। तो इसीलिए अब इसमें स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है? दिस इज अचीव बाय द रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट सॉफ्टनिंग। तो अगर आप देखें तो दोनों स्टेटमेंट, अगर हम इस एंजाइम का कंटेंट कम कर दें तो भी हमारा फ्रूट काफ़ी टाइम तक रह जाएगा, है ना। तो इसके तो शिपमेंट में जो डैमेज होता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज होता है वो बच जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट ही है जिसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ओके, और बाकी ये आप महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में देख सकते हैं, MH बोर्ड, स्टेट बोर्ड की बुक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय फर्मेंटेशन वेयर आर ब्रांडी एंड विस्की रिक्वायर बोथ फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन, दिस इज बिकॉज। देखिए अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करें डिस्टिलेशन प्रोसेस की, तो डिस्टिलेशन में प्योरीफाई किया जाता है बेवरेज को। प्योरीफाई करने के बाद जो है वो उनमें ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंटेंट हो जाता है। लेकिन बात ये है यहाँ पर कि
फर्मेंटेशन में जो बियर और वाइन होती है उनमें अल्कोहल का कंटेंट कम क्यों होता है? तो कम क्यों होता है? क्योंकि ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करता है और उसके खुद के लिए पॉइजनस हो जाता है। अबाउट 30% अल्कोहल जैसे ही पहुंचता है, वैसे ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने, 13% जैसे ही पहुंचता है वैसे ही हमारा ईस्ट खुद मर जाता है, तो उसमें अल्कोहल का कंटेंट बढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन अगर हमें और कंटेंट बढ़ाना है अल्कोहल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर भी सही, फर्मेंटेशन इज इनिबिटेड एट एन अल्कोहल लेवल ऑफ 10 to 18%। तो मुझे लगता है ये भी आंसर जैसा मैच हो रहा है। डिस्टिलेशन प्योरीफाई द बेवरेज, ये भी। तो एक्चुअल में आंसर जो दिया, स्टार बनाया है मैंने, आंसर की में जो दिया था वो एक्चुअली यही दिया है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिया हुआ है कि डिस्टिलेशन प्योरीफाई द बेवरेज। डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है उससे हमारी जो बेवरेजेस होती हैं वो प्योरीफाई हो जाती हैं, ठीक है, और प्योरीफाई होने से उनका अल्कोहल का कंटेंट भी बढ़ जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब करेक्ट, ये इसमें कुछ रेफरेंस की जरूरत नहीं। एसिटोबैक्टर प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, गलत। ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो ये तो गलत हो गया। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी यूज फॉर क्लॉट बस्टर, नहीं, क्लॉट बस्टर नहीं, ये फर्मेंटर यूज होता है, फर्मेंटेशन में यूज होता है, या इसे बेकर्स या बेवरेज ईस्ट कहते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट। पेनिसिलियम नोटेटम रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस, यस। पहली जो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर सर ने जो है, एक सेकेंड, अलेक्जेंडर सर ने फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक वो यही थी, कौन? पेनिसिलिन। और पेनिसिलियम जो है वो ग्रोथ को रोक देता है किसकी? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की, तो ये करेक्ट है। मेथोनोजेंस आर फाउंड इन एरोबिक कंडीशन, गलत। पहली चीज तो मेथोनोजेंस जो होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट, गट ऑफ रूमिनेंट पाए जाते हैं। क्लियर? ओके, तो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबिस्ट बॉडी आर इम्पॉर्टेंट फॉर। ओबिस्ट बॉडी आप सबने पढ़ी होंगी, जीआरबी, यहाँ से मैंने जीआरबी से लिया है ये, तो बॉटनी वाले से। तो ओबिस्ट बॉडी जो है वो क्या करती हैं? सेक्रेटेड बाय टैपिटम, हेल्प इन एक्सटर्नल थिकनिंग ऑफ एग्जाइन। पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि ओबिस्ट बॉडी जो है वो टैपिटम से सिक्रीट होती हैं, और टैपिटम से सिक्रीट होने के बाद ये एग्जाइन बनाने का काम करती है, एंड बॉडीज गेट कोटेड विद स्पोरोपोलिन, यानी कि बाद में ओबिस्ट बॉडी स्पोरोपोलिन बनाती हैं, स्पोरोपोलिन की ही बनी होती है एग्जाइन, ठीक है। तो अब क्या क्या करती हैं? इन पॉलन ऑफ सम इंसेक्ट, पॉलन किट, यानी कि इस तो पॉलन किट किससे बनती है? क्रिएटेड बाय टैपिटम। तो टैपिटम से ओबिस्ट बॉडी बनती है। ओबिस्ट बॉडी यानी कि टैपिटम पहले आता है, टैपिटम, टैपिटम से ओबिस्ट बॉडी, ओबिस्ट बॉडी, और ओबिस्ट बॉडी ही बनाएंगी किसको? एग्जाइन को, एग्जाइन को। एग्जाइन का जो आर्किटेक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग बनेंगी पॉलन किट। पॉलन किट जो भी उसका आर्किटेक्चर होता है, किस इंसेक्ट के थ्रू वो पॉलिनेट हो रहा है, तो उसकी बॉडी पे अटैच होने के लिए उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसी को पॉलन किट कहते हैं। तो बोल रहा है कि एक्सटर्नल थिकनिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, तो एक्सटर्नल थिकनिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल थिकनिंग ऑफ एग्जाइन, यानी कि एग्जाइन पॉलन ग्रेन्स का पार्ट है, तो ए इज अ करेक्ट, ठीक है। नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन्स, गलत। पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, ये ओबिस्ट बॉडी का काम ये नहीं है। स्कल्पचरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, यस, इसकी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को बनाने का काम कौन करता है? यही करती हैं कौन? ओबिस्ट बॉडी या फिर टैपिटम। रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये भी इसका काम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये।
अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल या पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स। यानी कि देखो पेस्ट कंट्रोल या माइक्रोब्स यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, जिसमें हम एक इंसेक्ट या एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें दूसरे ऑर्गेनिज्म को भगाने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट द सर्टेन प्लांट पैथोजन। तो आप देखेंगे ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि फ्री लिविंग है, फंगी है और रूट इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, रूट के डिजीज नहीं होने देती है ना। तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि हायर प्लांट के रूट में रहती है और रूट के इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होने देती है। तो ये प्लांट पैथोजन को रोकती है, ये कन्फर्म है। एनपीवी न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस अगेंस्ट वाइट रस्ट ऑफ ब्रासिका, ये गलत है, इंसेक्ट के लिए यूज होता है। ये जो एनपीवी है, एनपीवी जो है वो इंसेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा बीटी कॉटन इंक्रीज कॉटन यील्ड, बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड, बीटी कॉटन इंक्रीज कॉटन यील्ड। तो कॉटन यील्ड तो इंक्रीज इसका रिजल्ट है, लेकिन एक्चुअली में बीटी कॉटन जो है वो इंसेक्ट को मारने का काम करता है। तो यहाँ पर ये मतलब सही नहीं है, ये जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या क्रॉप है। लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट द मॉस्किटो, ये भी गलत है। लेडी बर्ड बीटल जो है एफिड्स के लिए यूज होता है, एफिड्स के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट। फिर लिखा है एपीकल्चर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट, मतलब कौन से प्लांट है जिन पे जो मधुमक्खी है वो अपना शहद लेके आती है, ज्यादातर उन प्लांट्स पे बैठती है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा कई सारी जगह, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा ये स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में। तो कई सारे क्रॉप साइंस में देखा गया सच एज सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड पियर। हनी हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, बी आर द पॉलिनेटर्स। तो इन प्लांट्स में ये पॉलिनेशन करते हैं और साथ ही साथ वहीं से ये नेक्टर लेते हैं। तो सनफ्लावर भी है इसमें, एप्पल भी है, सनफ्लावर भी है और पियर भी है। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ब्रासिका भी इसी में आता है। तो ये आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैटिंग ऑफ टू वेराइटीज of a cattle breed like Red Dane which have no common ancestor either side of their pedigree up to 4 is example। तो देखो आउट क्रॉसिंग मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। और अगर आउट क्रॉसिंग को देखें तो एनिमल विद इन द सेम ब्रीड सेम होनी चाहिए बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो ये दिखा है, सामने ही दिख रहा है आउट क्रॉसिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आउट क्रॉसिंग। इन ब्रीडिंग होगा नहीं, इन ब्रीडिंग मतलब सेम स्पीसीज में सेम जनरेशन में क्रॉस कराना और सेम कॉमन एंसेस्टर हो, तो ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आगे चल के आता है, हाइब्रिड वाइब्रेसिटी नहीं होती है और उन एनिमल की सर्वाइबिलिटी भी कम हो जाती है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ये तो नेचुरली नहीं होते हैं, आर्टिफिशियली लैब में कराए जाते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग थोड़ा अलग प्रोसेस है, उसमें भी एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा, फिर से वही आ जाता है, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है। क्या करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट का रूट का इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, रूट में कोई और बीमारी नहीं होने देता है। और यही इसका जो है ठीक है, तो यही इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। ट्राइकोडर्मा को हम यूज़ करते हैं प्लांट की रूट में बीमारियां ना हो, बाकी इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करता है, कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर नहीं, किलिंग इंसेक्ट नहीं, इंसेक्ट को भी नहीं मारता है। बस ये केवल प्लांट के रूट के इकोसिस्टम को मेंटेन करता है ताकि वहाँ पर कोई और बीमारी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 80 क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो स्टेटमेंट दिए हैं 4 और उसमें से कितने इनकरेक्ट हैं वो देखना है। तो साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये सही है, कुछ साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक में भी रहते हैं, पानी में भी, और कुछ टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पे भी रहते हैं।
Anabenna, nostoc and Osteolateria are the photosynthetic nitrogen fixing bacteria, cyanobacteria. तो यहाँ पर दिया है एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटरिया, तीनों जो है फोटोसिंथेटिक भी है यानी कि ऑटोट्रॉप है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, ये भी ब्लू ग्रेन अलगा है, ये भी करेक्ट है। राइजोबियम कैन इंक्रीज राइस प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, गलत दिया है, ये लेग्यूम में होगा, लेग्यूम में होगा। तो मैंने यहाँ पर दिया है राइजोबियम हैज सच रिलेशनशिप विद रूट ऑफ सेवरल लिग्यूम प्लांट सच एज अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स, इन सब में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। एचोटोबैक्टर हेल्प इन रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, तो ये भी इनकरेक्ट है। लेग्यूमिनस प्लांट में एचोटोबैक्टर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करता है, राइजोबियम करता है। तो इसका इनकरेक्ट जो आंसर है वो है आपके सी और डी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में, लास्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस थोड़े आसान थे और आप आसानी से कर लिए होंगे, बट हाँ कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा अलग थे, जिन्हें आपको थोड़ा सा रेफरेंस बुक का यूज़ करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, तो आसानी से आप कर पाएंगे इनको। तो ये हमारी यहाँ पे एनवीएस का 2022 का पेपर फ़िलहाल सॉल्व कर दिया है मैंने यहाँ पे, और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बताने की कि कहाँ से कितना पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है और कितना हमें ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज़ लाऊंगा वो केवीएस का 2022 का पेपर जो था वो मैं सॉल्व करूँगा, जो कि मैंने खुद दिया था और मेरा क्लियर हुआ था, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा पीजीटी बायोलॉजी का। तो जल्द ही उसकी सीरीज़ आएगी, और एनवीएस के ओल्ड पेपर भी धीरे धीरे मैं चैनल पे अपलोड करूँगा, और सोल्यूशन के साथ और डिटेल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, आपका पीजीटी के एग्ज़ाम्स क्लियर करा सकें, यही हमारी आशा है। थैंक यू।